हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये फर्स्ट चैप्टर है 12th फिजिक्स की बुक का और ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। फिजिक्स पार्ट 1 में आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑल दिस वी कैन सम इट अप इन वन वर्ड। इन सारे चैप्टर्स को आप एक वर्ड में सम कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इतने सारे चैप्टर के नाम के बजाय आप एक नाम रख सकते हैं, एक था इलेक्ट्रॉन। व्हाई इज इट सो? लेट्स सी। हमें पता है कि हर मैटर, जितना कुछ भी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, सब कुछ बना है एटम से। और एटम किससे बना है? एटम में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस, दूसरा इलेक्ट्रॉन, जो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो ये डॉट समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है। एटम के दो पार्ट हो गए, एक हो गया न्यूक्लियस, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन। तो ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अगेन अगर आप न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, मतलब इस पर जीरो चार्ज है। सो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो टोटली प्रोटॉन की वजह से है। बेसिकली नेचर में हमें दो चार्जेस मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, या यूँ कह लीजिए कि एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। डेली लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में रेगुलरली हम जितने भी करंट के एग्जांपल्स देखते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो क्या प्रोटॉन की वजह से करंट फ्लो फॉर्म नहीं होता या प्रोटॉन करंट प्रोड्यूस नहीं करता? ऑफ कोर्स इट डज। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा, फ्लो करेगा, तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड है न्यूक्लियस से, दैट इज़ वाई जनरल केसेस में आपको प्रोटॉन का करंट देखने को नहीं मिलेगा। इट हैपन्स कहाँ? न्यूक्लियर रिएक्टर्स, स्टार्स के कोर में जो रिएक्शंस होती हैं उन सब में वहाँ आपको देखने को मिलेगा। अभी हम जनरल बात करते हैं तो आ गया इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तीन केसेस बनती हैं। एक, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट केस है इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, नो वेलोसिटी, शांति से अपनी जगह पे बैठा हुआ है। सेकंड केस है कि इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेकंड केस क्या है कि इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और थर्ड केस होगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म, वो कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो थर्ड केस इज इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। फर्स्ट केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। फर्स्ट केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सेकेंड केस, जब इलेक्ट्रॉन खुद मूव हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन खुद मूव हो रहा है तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। बहुत सालों तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग करके देखा गया है। जब मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? इसे यूनिफाई किया, या थ्योरी दी जो कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जो चेंजिंग करंट होता है वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। दो चैप्टर आपके इस पे हैं। थर्ड केस, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। इसके साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा। इसके साथ क्या करेगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेगा। लास्ट वाला चैप्टर आ गया। मतलब पार्ट 1 फिजिक्स पूरा जो है आपका, वो कहानी पूरी इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स काउच पोटैटो होते हैं, अपनी जगह पे शांत बैठे हुए होते हैं, तब क्या होता है? अगर वो मूव कर रहे होते हैं तब क्या होता है? एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तब क्या होता है? पूरा का पूरा पार्ट 1 जो है आपका उसी पर डिपेंडेंट है। दैट इज़ वाई आई सेड कि आपको इस बुक का ही नाम रख देना चाहिए था, एक था इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब यहाँ पर अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, एक ही वीडियो तो है, तुमने बताया था कि हर कंसेप्ट, हर वर्ड को आपको समझना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही कंसेप्ट आ जाता है, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट क्या आ जाता है? व्हाट इज चार्ज, ये समझेंगे हम। लेकिन इससे पहले कुछ हिस्टोरिक ऑब्जर्वेशंस जिसकी वजह से हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो एंशियंट ग्रीक
या यूँ कह लीजिए कि 500-600 BC बिफोर क्राइस्ट के टाइम पे ग्रीक लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था, उन्हें क्या पता था कि एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का नाम आ गया यहाँ से, इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए, ये जो वर्ड क्वाइन हुआ है वो यहीं से हुआ है, ग्रीक वर्ड फॉर एम्बर दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो एम्बर है इसे जब पॉलिश किया जाता था, बाय द वे एम्बर एक प्लांट रेजिन है, साधारण भाषा में एक तरह की लकड़ी कह लीजिए, जिसे पॉलिश करके इसकी कलर की वजह से ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता था। तो जब इसे पॉलिश किया जाता था तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये क्या करता है, लाइट पार्टिकल्स अपनी तरफ, जो वेट में हल्के हैं पार्टिकल्स, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे स्ट्रॉ या डस्ट पार्टिकल्स है ना। अब नॉर्मल आजकल की भाषा में कह लीजिए तो बिट्स ऑफ पेपर, कुछ भी पार्टिकल जो वजन में हल्के हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो तब के लोगों के हिसाब से अगर सोचिए तो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं थे, एटम पता नहीं थे, तो वो लोग सोचते थे कि इसमें टेम्परेरीली किसी तरह की मैजिकल पावर आ गई है ना, गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा हो गई है इस पर्टिकुलर एम्बर पे। लोडस्टोन के बारे में भी सेम ऑब्जर्वेशंस थे, बट वो फिर मैग्नेटिक में आ जाता है, ठीक है। तो अब उन्हें क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों होता है ना। एम्बर को अगर आप पॉलिश करते हो मतलब बेसिकली क्या करते हो, आप एम्बर को रब करते हैं, राइट, मतलब क्या करते हैं, इससे फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जब एम्बर को फ्रिक्शन प्रोवाइड किया जाता है तो अगर आप वो टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो कहता है कि ये टेम्परेरीली एनिमेट हो जाता है। टेम्परेरीली क्या करता है, इसमें एनिमेशन की पावर आ जाती है, यानी मूव करने की, किसी चीज़ को मूव करता है वो अपनी तरफ, जैसे स्पेक्स ऑफ डस्ट, मतलब जो धूल है, या स्ट्रॉ है, सूखे तिनके घास कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो उनका कहना था कि टेम्परेरीली क्या हो जाता है, इसमें मैजिकल पावर्स आ जाते हैं। अब ये शुक्र मनाना चाहिए था कि आजकल मंदिर नहीं है जहाँ पे एम्बर के पत्थर रखे गए हैं ठीक है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। हमको काम यहाँ से है कि इसे फ्रिक्शन प्रोवाइड करने पर ऐसा क्या हो जाता है कि ये क्या करता है, लाइट पार्टिकल्स अट्रैक्ट करता है। सेम थिंग, सेम ऑब्जर्वेशंस कुछ और पेयर ऑफ मटेरियल्स के लिए मिली। जैसे अगर आप ग्लास रॉड को रब करें सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड को रब करें सिल्क क्लॉथ से, तो क्या होता है, ये दोनों ही चीज़ें क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं, या कह लीजिए कि इनमें मैजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से क्या कहता है, अगेन लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। लाइट पार्टिकल्स जो वजन में हेवी नहीं है, ठीक है। व्हाई डज इट हैपन, अगेन क्वेश्चन है अच्छा, तब लोगों को पता नहीं था कि कुछ एटम्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब हमें जो आजकल पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ये सब चीज़ें पता नहीं थी। तो ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश कैसे की गई कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग पेयर ऑफ मटेरियल्स जो थे, इनके लिए ऑब्जर्वेशन ली गई कि जब इनको आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, ये कुछ चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और कुछ चीज़ों को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ग्लास रॉड अपने सिल्क क्लॉथ से रब किया, और एक ग्लास रॉड ले लीजिए जिसे अगेन सिल्क क्लॉथ से रब कीजिए। तो इस ग्लास रॉड के पास अगर आप फिर से दूसरा ग्लास रॉड जिसे भी सिल्क क्लॉथ से रब किया गया है लाएंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। व्हाई डज इट हैपन, अगेन दैट इज अ क्वेश्चन, दैट वाज अ क्वेश्चन फॉर देम, है ना। हमें पता है व्हाई डज इट हैपन। सी, हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है, मतलब हर एक चीज़ के अंदर क्या होगा, एटम होगा, और हर एक एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे, हैं। प्रोटॉन जो है वो स्ट्रांगली बाउंडेड है न्यूक्लियस से, तो प्रोटॉन को रिमूव करना न्यूक्लियस से इतना आसान नहीं है। तो रिमूव कौन होगा, रिमूव कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब जब आप रब करते हैं तो आप वहाँ से किसे रिमूव करते हैं या किसे ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। लेट अस सी हाउ डज इट हैपन। आपने सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब किया, ठीक है। तो ये कह लीजिए सिल्क क्लॉथ है और ये कह लीजिए कि ग्लास रॉड है। अब इस सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता है कि फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, है ना। 3 शेल 8 हो गए। यहाँ पर न्यूक्लियस मान लीजिए, ये न्यूक्लियस है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करती हूँ तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिमूव करती हूँ, अभी के लिए यूँ कह दें कि इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट चार्ज है। कितना चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज। तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, कितना चार्ज है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से जब आप 1 यूनिट चार्ज को रिमूव करते हैं तो अब इस पे कितना चार्ज आ गया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन के लिए नहीं है, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन के लिए नहीं है। इट सिंपली मीन्स कि वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट गया है, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, ये 2 और ये 8, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर ये एटम न्यूट्रल होगा तो इसके अंदर प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 10 प्रोटॉन्स।
मतलब ये 10 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव और 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। अगर यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन हटा लेते हैं तो अब बच गए 9 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो कितना चार्ज आ जाएगा इस पर, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसे न्यूट्रल करने के लिए, तो कितना आ गया यहाँ पे +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, आगे भी ध्यान रखिएगा, आगे सेमीकंडक्टर में भी आपको कन्वीनियंस होगा इसमें। ठीक है, वहाँ पे बहुत बार यूँ हो जाता है कि बच्चे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंसेप्ट है, तो सोचने लगते हैं कि पॉजिटिव जो फ्लो दिखाते हैं हम करंट का वो होता है प्रोटॉन की वजह से, दैट डजंट हैपन। ठीक है, सी यहाँ क्या होता है, जब आप रब करते हैं इन सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप रब करते हैं तो ग्लास की एक टेंडेंसी होती है कांच की, वो इलेक्ट्रॉन देता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस ग्लास ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने सपोज की 5 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इस ग्लास पे अब कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 5 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये मानने वाली बात है, यूँ नहीं है कि 2-4 ही जाते हैं, है ना, मिलियंस बिलियंस में होते हैं चार्ज पार्टिकल्स और हंड्रेड्स थाउजेंड्स में आपको ट्रांसफर होता होगा। सी अब इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना, तो इस पर नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, -5। इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, -5 यूनिट्स, और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +5 यूनिट्स। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ग्लास रॉड, ये क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, सिल्क क्लॉथ क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब इन दोनों के पास पावर है कि ये क्या करेगा, लाइट मटेरियल जो वजन में हल्के मटेरियल्स हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, अब देख लीजिए, ये ग्लास रॉड है, इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, अब कोई न्यूट्रल चीज़ है ना, कोई न्यूट्रल चीज़ है, मैं इसी पेपर मान लीजिए, मैंने सर्कुलर ड्रॉ कर दिया है, कोई बात नहीं, सर्कुलर टुकड़े भी होते हैं ना पेपर के, सर्कुलर मान लीजिए एक पेपर है और ये न्यूट्रल है, इस पर किसी तरह का चार्ज नहीं है। तो जब आप ग्लास रॉड को पेपर के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, पेपर के अंदर एटम्स हैं, वो एटम्स क्या होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो एटम्स क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वो क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़ छोड़ के बाउंड्री पे आएंगे कि वो जितनी नज़दीक रह सके ग्लास रॉड से उतनी नज़दीक रहें। और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ये ग्लास रॉड है और यहाँ पे अगर हम पेपर रखते हैं, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देती हूँ मैं पेपर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे एटम्स होंगे पेपर के अंदर, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक साइड, कौन सा साइड, जो ग्लास रॉड के करीब है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, वहाँ पर एक जगह जमा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्लास रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के आए हैं उतने इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, मतलब पोलैरिटी क्रिएट हो गई, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे और इसकी वजह से क्या होगा, पेपर मूव करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, पेपर इस ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा। सेम थिंग, अब अगर ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ के बारे में कहा जाए कि कोई न्यूट्रल बॉडी इसके पास लाई गई है, तो यहाँ क्या होगा, इसके ऊपर कौन सी पावर है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये किसे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इधर के सरफेस का जो सरफेस सिल्क क्लॉथ के नज़दीक है, वहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इन इलेक्ट्रॉन से रिपेल होंगे, क्या होंगे, इन इलेक्ट्रॉन से या नेगेटिव चार्ज से रिपेल होंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, हमें पता है अगर दोनों सेम टाइप के चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे मैग्नेट के सेम पोल अगर रहते हैं तो वो चिपकते हैं, कभी नहीं चिपकते ना, रिपेल करते हैं, सेम थिंग। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो इस साइड क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, इस साइड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्योंकि टेम्परेरीली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की पोलैरिटी क्रिएट हो गई है, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट। सेम थिंग हैपन्स जब आप कंघी अपने सूखे बालों से, ड्राई हेयर्स में से मूव करते हैं, तो क्या होता है, अगेन वो जो कंघी है, वो जो कॉम है, वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है, वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है, मतलब उसकी जो न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है ना। व्हाट डज इट मीन, तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं कि एक बॉडी चार्ज हो जाती है, दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो फिर सब बॉडीज़ क्यों नहीं चार्ज होती, ये भी है ना। अगर सोचिए हर बॉडी चार्ज ही होती यूनिवर्स में, तो फिर हम रोज़ रोज़ के हमें इलेक्ट्रिक शॉक ही लग रहे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आराम से ह्यूमन बॉडी को हाईवे समझ के घूम रहे होते हैं, तो यूँ तो नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा जनरली नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जितने भी मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एन के ध्यान, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वल होता है। और जब कभी ये इक्वल नहीं होगा, जब कभी ये इक्वल नहीं होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब क्या होगा, बॉडी को हम कहेंगे चार्ज्ड बॉडी। क्या कहेंगे हम, चार्ज्ड बॉडी। और ये जो चार्ज्ड बॉडी है यही क्या करती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। क्या करती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो रहे हैं, बस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे या तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है या तो कम इलेक्ट्रॉन्स है। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, पॉजिटिव चार्ज को, और कम इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट थिंग, तो सेम थिंग होगा अगर आप ड्राई हेयर्स में से बलून रब करते हैं, पे चेंज करें,
ड्राई हेयर में से अगर आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर समझिए ये एक बलून है, इसे हमने क्या किया, ड्राई हेयर पर रब कर दिया, ठीक है। ये एक बलून है, इसे ड्राई हेयर पर रब कर दिया। इसके बाद क्या होगा, जब आप ड्राई हेयर पर रब करेंगे तो हेयर की टेंडेंसी है ह्यूमन हेयर की कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो अब जब हेयर से इसे रब करेंगे तो हेयर क्या करेगा, इसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो बलून अगेन नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो जब आप इसे वॉल के पास ले जाएंगे, मतलब किसी दीवार के पास ले जाएंगे, तो वो क्या होगा, इससे चिपक जाएगा। कैसे चिपकेगा, अगेन सेम थिंग। ये जो इलेक्ट्रॉन है तो दीवार के सरफेस के जहाँ पे आप ले जाओगे वहाँ क्लोज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो यहाँ कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों में अट्रैक्शन है तो वो एक जगह रहेंगे। तो इसकी वजह से हमें क्या लगता है कि ये चिपक गया है। दिस इज बेसिकली नथिंग बट क्या होता है, यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव वाला, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन ये था हमारा कि हमें पता है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये किसी को पता नहीं था। तो ये कैसे डिटरमाइन किया गया, सेम थिंग। हमको इतनी बात पता थी कि अगर दो बॉडीज़ को कुछ ऐसे स्पेसिफिक पेयर्स हैं जिन्हें आपस में अगर रब किया जाए तो दोनों बॉडीज़ क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। और ये जो बॉडी है चार्ज बॉडीज़, ये किन्हीं किन्हीं बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और किसी किसी बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, यानी रिपेल करती हैं। तो इस पर से हमें क्या पता चला कि चार्ज के दो टाइप है, ठीक है। अपनी सहूलियत के लिए हमने उसे नाम रख दिया कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन शायद आ रहा होगा कि कोई भी चीज़ जब बढ़ती है, कोई भी चीज़ जब बढ़ती है तो हम कहते हैं कि मतलब हम पॉजिटिव स्केल में उसको नापते हैं ना कि बढ़ गई। बट यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, और जब इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ऐसा क्यों, तो एक्चुअली इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव नेगेटिव से कट गया, मतलब -2 + 2 0, एक ये भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका फेमस एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा ना, काइट में की लगा के जो उन्होंने पतंग उड़ाई थी स्टॉर्म में, जिससे हमको पता चला था कि जो थंडर स्टॉर्म होता है वो भी एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो उस टाइम में क्या था, ये थ्योरी थी कि जो बैटरी में जो करंट पास होता है तो क्या होता है कि दो टाइप के लिक्विड होते हैं। उनका ऐसा सोचना था उस टाइम पे, साइंटिस्ट कह लीजिए जो थिंकर्स थे, उनका ऐसा सोचना था कि दो टाइप के इनविजिबल लिक्विड होते हैं जो हमारी आंखों को नहीं दिखते हैं। वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड जाते हैं और इस हिसाब से क्या होता है, जो करंट जो है वो पास होता है ना, इस तरह से करंट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या थ्योरी दी थी कि दो लिक्विड नहीं होते हैं, एक ही लिक्विड होता है। कहीं ये लिक्विड बढ़ जाता है तो उसे हम पॉजिटिव कह लेते हैं और कहीं घट जाता है तो उसे हम नेगेटिव कह लेते हैं। अब ये चीज़ तो उनका मानना ठीक था कि यहाँ पे दो चीज़ें प्ले नहीं कर रही हैं, दो टाइप के चार्ज या दो टाइप के लिक्विड नहीं है, कुछ एक ही चीज़ है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन। वो बाद में पता चला, ठीक है। तो अब जो नोशन था कि जहाँ मतलब उन्होंने माना था कि जहाँ बढ़ रहा है वहाँ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे थे, और जहाँ उन्होंने माना कि घट रहा है वहाँ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे। तो उनके क्या कहते हैं, ऑनर में कहें या फिर हमें चीज़ें आसान रही कहें, ये पॉजिटिव नेगेटिव का टर्म आज तक यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बार बार कहने वाली बात बस यही है कि ये जो पॉजिटिव है, दिस इज़ नथिंग बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे आप प्रोटॉन का चार्ज मत मानिएगा, ठीक है। चलिए, अब तक हमने क्या क्या सीखा इन ऑब्जर्वेशंस पे से। पहली बात कि जब दो बॉडीज़ को आप आपस में रब करते हैं यानी फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं तो एक तरह की क्या हो रही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना। व्हाट इज़ अगेन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो जब चार्ज मूव नहीं करते हैं, चार्ज जब टाइम के साथ चार्ज चेंज नहीं हो रहे हैं, टेम्परेरीली चार्ज रेस्ट पे हैं, तब जो आपको क्या कहेंगे आप, करंट मिल रहा है, जो इफेक्ट मिल रहा है, उसे आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसे आप क्या कहते हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। या ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होती है, दो बॉडीज़ को आपस में आप रब करते हैं और जनरेट होती है, दैट इज़ ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ग्रीक लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो क्या था, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एक बाकायदा सीरीज़ होती है जिसमें अपर पार्ट में जो बॉडीज़ लूज़ करती हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि एयर, ह्यूमन स्किन, ह्यूमन हेयर, कैट फर, वूल, है ना, सिल्क, और फिर जो न्यूट्रल रहती हैं जैसे कॉटन, स्टेनलेस स्टील, और फिर जो नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, इलेक्ट्रॉन देती नहीं बल्कि लेती हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ का जो एक इमेज है वो इसमें मैं अटैच कर दूँगी, आप देख सकते हैं। जो जितने ऊपर होगा, जितने टॉप पोजीशन पे होगा, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी उसमें होगी, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमने देख लिया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगेन हमारा क्वेश्चन वही आ जाता है कि व्हाट इज़ चार्ज, है ना। हमारा क्वेश्चन अगेन कहाँ आके रुक जाता है कि व्हाट इज़ चार्ज। अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि चार्ज क्या होता है। हमें ये पता है कि एटम होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, दिस एंड दैट, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ चार्ज। सो व्हाट इज़ चार्ज, चार्ज इज़ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्या क्रिएट करता है, विच कॉजेस एंड इंटरेक्ट्स विथ। ये कॉज भी करता है और इंटरेक्ट भी करता है, किसके साथ, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लीजिए या फील्ड कह लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लीजिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह लीजिए। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, ठीक है।
तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है, इसे आप हटा नहीं सकते। अब क्या आपको एक ऐसी ही बेसिक प्रॉपर्टी याद आती है मैटर की जो हम पहले पढ़ चुके हैं? कौन सी है? राइट, मास। कौन सी है? अब चार्ज और मास में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, है ना? लेट्स सी। चार्ज को हम मास के फॉर्म में या मास से कंपेयर करके समझ सकते हैं। बोथ आर बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, दोनों भी क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है? फर्स्ट थिंग लेट्स सी। अच्छा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या आपने मास कभी नेगेटिव देखा है? -5 किलो भिंडी लाई, नॉट हैपनिंग, राइट। सो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है ना। मैग्नीट्यूड जो है मास का वो हमेशा पॉजिटिव है। मास खुद हमेशा पॉजिटिव ही मेजर किया जाता है, राइट। लेकिन चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, और हमें क्या पता है? किसी भी बॉडी के पास मास होता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बॉडी के पास चार्ज हो, राइट। जैसे मैंने पहले बताया, अगर हर बॉडी के पास चार्ज होता, नेट चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेट अस वंस अगेन हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए, ये एटम है, इसके पास चार्जेस हैं। इसके पास समझ लीजिए कि 5 पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से और 5 नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये क्या हो गया? +5 -5 कैंसिल, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है। तो एटम क्या है? न्यूट्रल है, राइट। और न्यूट्रल बॉडी को आप टच करेंगे तो ऑफकोर्स चार्जेस ट्रांसफर नहीं होंगे, आपको शॉक लगने का भी डर नहीं है। तो हमें इससे क्या पता चलता है? मास कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, या मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, राइट। विदाउट चार्ज, मास के ऊपर चार्ज नहीं हो पॉसिबल है, लेकिन चार्ज के पास मास नहीं है ऐसा नहीं होगा। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज के पास मास चाहिए, भले ही कितना कम, विदाउट मास। अब इलेक्ट्रॉन को ही ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है मास? 9.1 × 10⁻³ kg। देख लीजिए कितना छोटा मास है 10⁻³ kg। अगर आप इसे ग्राम में देखते हैं तो 27 ग्राम्स आ जाता है ना, बहुत छोटा। सेम थिंग, थर्ड चीज़, और हम जनरल ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हमें पता है कि मास जो है उस पर कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट। तो थर्ड क्या है? फोर्स बिटवीन टू मासेस, दो मास के बीच में फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो मासेस के बीच का फोर्स हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव। सेम थिंग डजंट हैपन फॉर चार्ज। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी कैसा होगा? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। फोर्थ थिंग, चौथी चीज़ होगी, हम एक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, m = m0/1 - v²/c², है ना। रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, हमें याद होगा मास का, जहाँ m0 क्या है? रेस्ट मास। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। v वेलोसिटी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये इक्वेशन हमें क्या बताता है? जब कोई भी मास वेलोसिटी अटेन करती है, मतलब मास जब मूविंग होता है, मास के पास वेलोसिटी होती है, तो क्या होता है? किसी भी बॉडी का मास बढ़ जाता है। मतलब जब वो मोशन में होता है तो उसका मास बढ़ जाता है, करेक्ट। चार्ज के बारे में आप सेम थिंग नहीं कह सकते। चार्ज को आप एक्सेलरेट कीजिए, वेलोसिटी दीजिए, कुछ भी हो, लेकिन चार्ज घटता या बढ़ता नहीं है, ठीक है। चार्ज घटता या बढ़ता नहीं है। तो चार्ज के बारे में, हम मास के बारे में कह सकते हैं कि मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, बट चार्ज ऑफ अ बॉडी और चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, इट इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। वेलोसिटी घटाओ या बढ़ाओ, चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ थिंग, कंजर्वेशन। मास, क्या मास कंजर्व होता है यूनिवर्सली? नो, mass is not universally conserved. Mass is not universally conserved. जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है, ऐसे मास यूनिवर्सली कंजर्व नहीं होता है ना। हम देखते हैं ना कि बहुत से इक्वेशंस में, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? मास का एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा और आपका जो इनिशियल आप जितना मास लेते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं शायद, तो उन दोनों में क्या होगा? आपको मास डिफरेंस मिलेगा। तो जो मास डिफरेंस है वो कहा गया, तो उसका एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है, राइट। सेम थिंग डजंट हैपन विद चार्ज। चार्ज इज यूनिवर्सली कंजर्व, नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो ये वन ऑफ द फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज है जो यूनिवर्सली कंजर्व होती है। तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक है। सो व्हाट इज चार्ज? सिंपली बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉजेस एंड इंटरैक्ट्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है।
अगेन चार्ज और मास के बीच में भी देख लिया हमने क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। अब बात आ जाती है कि अब हम कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी जो न्यूट्रल नहीं है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, करेक्ट है। तो क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी चार्ज है या नहीं है? ऑफ कोर्स वी कैन डिटेक्ट विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। किसकी मदद से? इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? ये एक टूल है, एक अपैरेटस है जो आपको हेल्प करता है कोई भी बॉडी चार्ज है कि नहीं डिटरमाइन करने में। कैसे? एक बॉक्स ले लीजिए, मैं इसे 2D में ही ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, या 3D भी बना लेते हैं। एक बॉक्स ले लीजिए, ओके। इस बॉक्स में क्या करना है, एक होल कर लेते हैं और यहाँ क्या करते हैं, एक मेटल का रॉड फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, एक मेटल का रॉड फिक्स कर लेते हैं। इस रॉड का एक टेपर्ड एंड होता है, मतलब यूं एंड होता है रॉड का, और यहाँ क्या होता है, एक गोल्डन फॉइल, बहुत पतला स्ट्रिप कह लीजिए गोल्ड का, सोने का एक गोल्डन फॉइल होता है। और ये जो कट किया है हमने मेटल, यहाँ पे मेटल रॉड फिट करने के लिए, इसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, रबर से इसे सील कर देते हैं ताकि बाहर की हवा अंदर नहीं आ सके। क्या रीज़न होगा कि बाहर के चार्जेस इसे डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये मेटल का नॉब है, ठीक है, ये पूरा क्या है, मेटल का है और ये गोल्ड का है। अब हमें पता है कि मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से। मतलब सिंपली मेटल जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो होने देगा, ठीक है, मतलब चार्जेस क्या करेगा, इजीली वो कंडक्ट होने देगा, खुद में से उसे पैसेज देगा, जाने के लिए रास्ता देगा, ठीक है। अब हमें जब डिटेक्ट करना है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं, तो जिस बॉडी का चार्ज हमें डिटेक्ट करना है उसे क्या करेंगे, हम इस मेटल नॉब के पास लेकर आएंगे, ठीक है, उसे क्या करेंगे, हम इस मेटल नॉब के पास लेकर आएंगे। तो सपोज दिस इज अ चार्ज बॉडी, एक रॉड है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब हम इस रॉड को इसके पास लेके आएंगे मेटल नॉब के पास, तो क्या होगा, लेट अस सी, यहाँ पे थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, ये टेपर्ड एंड है और यहाँ पे गोल्डन लीफ है, ठीक है। ड्राइंग पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, सॉरी। और ये ग्लास रॉड है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, ठीक है, डिफिशिएंट कह लीजिए, सेम थिंग। सो मिडल नॉब, अब क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम आप तो कह रहे हो कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या एब्सेंस ट्रांसफर हो गया यहाँ पे? एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज, ये मेटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। सो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ ट्रैवल करेंगे, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है यहाँ ट्रैवल करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अगेन अब ये पॉजिटिव चार्ज अगले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो होते होते कहाँ आएगा, गोल्ड लीफ पे, ठीक है। जब ये गोल्ड लीफ पे आएगा तो हमें पता है कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल। तो इस प्लेट, इस लीफ की इस साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लीफ क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट। लीफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। जितना रिपेल करेगा, ये डिफ्लेक्शन का जो एंगल है जितना ज़्यादा होगा, बॉडी उतनी ही ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट घर पे भी किया जा सकता है। एक ग्लास बॉटल ले लीजिए, कांच की बॉटल, जिसका स्टॉपर अच्छे से लगा हुआ है, यानी कि ढक्कन जो है वो कॉर्क का भी आप ले सकते हैं, लेकिन अच्छे से फिट होना चाहिए, ठीक है। और अब क्या करना है, जो कर्टन होल्डर होता है, यानी पर्दे टांगने के लिए जो एल्यूमिनियम की रॉड होती है, उसे आप काट लीजिए अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर का। जो मेटल नॉब रहेगी वो ऊपर रहेगा, और जो एंड है उसे क्या करना है, हमें ठोक पीट के चपटा कर लेना है, ठीक है, यानी इसे क्या कर लेना है, फ्लैट कर लेना है। और यहाँ सेलो टेप से इसके एंड पे एक एल्यूमिनियम फॉइल क्या करना है, टेप कर देना है, चिपका देना है, ठीक है। तो ये बन गया इलेक्ट्रोस्कोप। अगेन एल्यूमिनियम मेटल है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब क्या कीजिए, कोई भी बॉडी को फ्रिक्शन से चार्ज कर लीजिए और इसके नज़दीक लाइए। क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो अगेन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अगेन पॉजिटिव चार्ज कैसे ट्रैवल करता है वो भी बताया, राइट। सो चार्जेस क्या होंगे, ट्रैवल होंगे, एल्यूमिनियम लीफ की तरफ आएंगे, और क्या होगा फिर, ये लीफ जो है वो रिपेल होगा, जितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा चार्ज। सो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अगर कम होता है तो बॉडी पे चार्ज कम है, अगर ज़्यादा होता है तो बॉडी पे चार्ज ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम बॉडी को खुद चार्ज कर सकते हैं, क्या किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है बाय ह्यूमंस आर्टिफिशियली, क्या आप चार्ज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, देयर आर 3 मेथड्स। कौन कौन सा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन।
कि 3 मेथड से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सिंपली बॉडी को चार्ज करना मतलब क्या है, उसकी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को हमें डिस्टर्ब करना होता है, यानी आप इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो या घटा दीजिए या तो बढ़ा दीजिए। नाउ हाउ डज इट हैपन? पहला जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये तो हम देख चुके हैं, अर्ली ऑब्जर्वेशंस भी इस पे ही थे। क्या करना है, किसी भी दो बॉडीज़ को आपस में रब कीजिए। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने वाली कि जनरली ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है वो कहाँ होता है, इंसुलेटर्स में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, इंसुलेटर्स में होता है। ठीक है, दो बॉडीज इंसुलेटर्स हो, वेरी गुड। कम से कम एक बॉडी इंसुलेटर चाहिए। दोनों बॉडीज अगर कंडक्टर है तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। कंडक्टर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो चार्जेस को होल्ड करके नहीं रखता, वो क्या करता है, चार्जेस को अगर पैसेज है तो पास कर देता है। यानी कि अगर समझिए तो मेटल फॉइल है या मेटल रॉड है जिसे आपने खुद पकड़ा हुआ है, अगर आप उसे रब करते हैं तो ऑफकोर्स चार्जेस एक रॉड से दूसरे रॉड पे ट्रैवल होंगे, लेकिन क्योंकि आप भी खुद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, आप खुद कंडक्टर हैं, तो क्या होगा, रॉड से चार्ज आपके हाथ में पास होगा, आपकी बॉडी से ग्राउंड में पास हो जाएगा। सो सिंपली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए हमें क्या करना है, इंसुलेटर। वाई सो, इंसुलेटर क्यों चाहिए, क्योंकि इंसुलेटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को होल्ड करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को इजीली पास होने नहीं देते हैं खुद में से, दैट इज वाई। ठीक है, और जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये जो फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। है ना, क्या करना है, हमें दो बॉडीज़ को आपस में रब करना है। सपोज प्लास्टिक रॉड है, इसे वूल से आप रब करते हैं, दिस इज प्लास्टिक रॉड, वूल से रब कीजिए, क्या होगा, वूल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स देने की, ये वूल इसे इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये रॉड क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, रॉड क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। अगेन आप एक ग्लास रॉड लीजिए जिसे सिल्क से रब किया गया हो, ग्लास रॉड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और ये प्लास्टिक रॉड होगा नेगेटिवली चार्ज, दिस विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, जब आप टू बॉडीज़ को फ्रिक्शन से चार्ज करते हैं तो जितने भी चार्जेस जनरेट होते हैं वो पेयर में जनरेट होते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट होगा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। वी नो मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कोई भी कंडक्टर कह लीजिए। जब आप क्या करते हैं, कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास हमने क्या किया, बाय कॉन्टैक्ट, मतलब कोई चार्ज कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल है जो गुड कंडक्टर है, और इसे हमने क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कर दिया है, और इसे हमने इस न्यूट्रल बॉडी से जब हम टच करेंगे तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब आपने जैसा चार्ज किया था सेम टाइप ऑफ चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, सेम टाइप ऑफ चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, फर्स्ट मेथड में कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है, दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए, टच होनी चाहिए। सेकंड मेथड में भी दो बॉडीज़ टच होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए। अब जो थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये ऐसा मेथड है जिसमें बॉडीज़ को टच करने की, कॉन्टैक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे आप परमानेंटली भी चार्ज कर सकते हैं बॉडी को, और टेम्परेरीली भी चार्ज कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। फर्स्ट मेथड समझिए, एक मेटल स्फीयर लेते हैं, एक मेटल स्फीयर है, ये न्यूट्रल है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, हम एक चार्ज बॉडी कह देते हैं, इसके पास होल्ड करते हैं, मतलब हम इसे पास लाएंगे लेकिन टच नहीं करेंगे। चार्ज बॉडी यहाँ होल्ड करते हैं, अब क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस मेटल स्फीयर के जितने भी यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, मतलब जितना पास आ सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के उतना पास आ जाएंगे। अब यहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के आएंगे, इनकी चेयर खाली होगी, तो वहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पोलैरिटी जनरेट हो गई। अब अगर आप इसे ग्राउंड कर देते हैं, अभी भी हमने इस चार्ज बॉडी को यहीं रखा हुआ है, यहाँ से नहीं हटाया। ठीक है, अब इसे अगर हम ग्राउंड करते हैं, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आप ग्राउंड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, कंडक्टर से अर्थ की तरफ जाएंगे, कंडक्टर से अर्थ की तरफ जाएंगे। लेकिन जो पॉजिटिव चार्जेस, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, ग्राउंड से बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, इसे आप ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड की तरफ जाएंगे। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड से बॉडी की तरफ आएंगे। इसका क्या मतलब है, अगेन सेम थिंग, ये पॉजिटिव जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, पॉजिटिव चला जाता है। और पॉजिटिव कैसे जाएगा, आप ऑफकोर्स पता है ये क्या है, एब्सेंस है। तो ये एब्सेंस कब जाएगा, जब इसकी जगह आप भर दोगे, किससे भरेगा, इलेक्ट्रॉन से। सो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड से बॉडी की तरफ आता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बॉडी की तरफ आएगा, या यूँ कह लीजिए कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ग्राउंड की तरफ से चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये मेटल स्फीयर पे क्या हो गया, सिर्फ नेगेटिव चार्जेस बच गए हैं। अब मेटल स्फीयर पे सिर्फ नेगेटिव चार्जेस बच गए हैं, जिसमें भी ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन सरफेस के पास रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज होल्ड किया हुआ है, वो क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो जब हमने ये चार्ज बॉडी यहाँ से हटा दी तो ये स्फीयर पे क्या होगा, ये चार्जेस रह गए हैं, स्फीयर पे क्या होगा, इस तरह से चार्जेस रह गए हैं। अब क्या होगा, जब यहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ होल्ड करने वाला फोर्स नहीं है कोई, तब क्या होगा, ये जो चार्जेस हैं
ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कुछ इस तरह, ठीक है। तो हमने इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया, हमने क्या किया, इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया। अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, आप जिस बॉडी की हेल्प से चार्ज करते हैं इंडक्शन में, जिस बॉडी की हेल्प से आप चार्ज करते हैं किसी न्यूट्रल बॉडी को, उसके अपोजिट चार्ज आता है। मतलब चार्ज करने के लिए अगर आपने पॉजिटिव बॉडी इस्तेमाल की है तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। कैसे चार्ज होगी बॉडी, नेगेटिवली चार्ज, मतलब जो चार्ज है उसके अपोजिट। अगर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज से बॉडी को चार्ज करने की कोशिश की है तो जो टेस्ट बॉडी है उस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। कुछ प्रॉपर्टीज़ तो हम स्टार्टिंग में भी देख चुके हैं सिलेबस के हिसाब से, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी। एडिटिविटी हमें क्या बताती है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी रिटन एज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। चार्ज ऑन एनी बॉडी, सॉरी, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी रिटन एज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस ऑन द बॉडी। मतलब अगर ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पर कुछ चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस को प्लस क्यू कहती हूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और अगर नेगेटिव चार्जेस को माइनस क्यू कहती हूँ तो माइनस क्यू माइनस क्यू। तो ये कितना हो गया, प्लस 3q माइनस 2q, कितना बच गया, 1q। दैट इज इस बॉडी पे कितना चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब सिंपली आप चार्ज को अलजेब्रिक सम, जैसे आप नंबर्स सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं उस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से आप उस बॉडी पे कितना चार्ज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस कंसेप्ट में बड़े कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि इसे किस तरह से देखिए डिस्क्राइब किया जाता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। मतलब कोई भी बॉडी है उस पर चार्ज कितना होगा, Q इज चार्ज ऑन एनी बॉडी, तो चार्ज कितना होगा, प्लस माइनस एन ई। मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, कितना, n इंटू ई, जहाँ पे n क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर्स होंगे, n क्या होगा, इंटीजर्स होंगे। यानी चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जितना, 4 इलेक्ट्रॉन जितना, 50 इलेक्ट्रॉन जितना, लाख इलेक्ट्रॉन जितना। लेकिन यूँ नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, 2.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, ऐसे नहीं होगा, राइट। वाई सो, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, सिंपल थिंग है। हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट होती है, जितने भी हम एग्जाम्पल देखते हैं वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। सबसे छोटा, सबसे एलिमेंट्री जो पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन ही है। अब आप यूँ कहेंगे कि मैम प्रोटॉन पे भी तो एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, न्यूट्रॉन पे तो 0 चार्ज है, हमें ये पता है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं कि क्वार्क होते हैं, राइट, मेसॉन्स और अदर पार्टिकल्स भी होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, तो वो तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। तो ये तो कट गया, बच कौन गया है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन होता है, इसको भी आप अगर जैसे एटम को फर्दर ब्रेक करेंगे तो आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसी तरह अगर आप प्रोटॉन को फर्दर ब्रेक करेंगे तो हमें यहाँ मिलता है 2 अप क्वार्क्स। अप क्वार्क को हम यू कह के लिखते हैं, तो 2 अप क्वार्क मिल जाएंगे और एक डाउन क्वार्क मिल जाएगा, ठीक है। ये अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है, प्लस 2/3e, और इसमें होता है माइनस 1/3e। तो 2 अप क्वार्क्स तो 2/3e प्लस 2/3e, और एक डाउन मतलब माइनस 1/3e। तो ये देखिए कितना हो गया, 3/3 इज इक्वल टू e 1, ठीक है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है इस पर, बस क्या है, पोलैरिटी चेंज है, ठीक है। पोलैरिटी क्या है, चेंज है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, करेक्ट है। तो एक तो रेगुलर में जितने भी हम करंट या इस तरह की चार्जेस से डील करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरी बात ये है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता है, दैट इज वाई हमने क्या किया, एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन चूज किया गया है। तो किसी बॉडी पे से चार्ज जाएगा और आएगा, बॉडी चार्ज लूज करेगी और गेन करेगी, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज गया या 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज आया, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, इस हिसाब से नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई बॉडी चार्ज लूज करेगी, गेन करेगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी और नेट चार्ज ऑन अ बॉडी कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, इज कंजर्व। नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में चार्जेस जनरेट होते भी हैं तो नेट चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कैसे, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 था, राइट हैंड साइड पे आ जाइए, प्रोटॉन पे चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1। मतलब यहाँ भी नेट चार्ज कितना है, 0, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, चार्ज इज कंजर्व।
चार्ज इज कंजर्व। अदर रिएक्शंस भी होती हैं, आप आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह, हर जगह चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वायलेशन हमें अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। दैट इज़ वाई वी से कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यूनिवर्सली कंजर्व्ड होता है चार्ज, ठीक है। एक लास्ट छोटा सा पॉइंट बच गया हमारा, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या बच गया है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। फर्स्ट है कंडक्टर। व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर इज एनी मटेरियल विच अलाउज ईजी पैसेज टू द इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देती है, दैट इज कंडक्टर। एनी बॉडी दैट इजीली अलाउज और दैट अलाउज any body that does not allow passage easily or that resist the passage of electricity is insulators, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते, नहीं फ्लो होने देते हैं खुद में से, उन्हें क्या कहेंगे हम? इंसुलेटर्स कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है कंडक्टर के? मेटल्स। इंसुलेटर के एग्जाम्पल? प्लास्टिक, रबर, वुड, ठीक है। अब कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो ना पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं, ना पूरी तरह से इंसुलेटर होते हैं, उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए पूरा एक अलग से टॉपिक, अलग से चैप्टर्स डेडिकेटेड है आपके बुक में। इसी में एक कंसेप्ट आता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्या है? एक्सेस चार्ज अगर कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, तो उस एक्सेस चार्ज को ईजी पैसेज देने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या करते हैं? वो सारा चार्ज जो है उसे हम एक रूट देते हैं अर्थ में पास होने के लिए, ठीक है। कैसे? तो हम घर या चर्च में देखते हैं, राइट, ऐसे एक रॉड होता है, ऐसे टेपर्ड एंड होता है, ऐसे रॉड होता है, राइट। और इस रॉड से क्या होता है? थिक वायर होती है मेटल की, जो अर्थ में अंदर गड़ी होती है, और इससे एक थिक मेटल प्लेट जुड़ा होता है, राइट। ये क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, थंडरस्टॉर्म का कह लीजिए, तो ये क्या करता है? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे या तो न्यूट्रलाइज कर देता है, पास करके ग्राउंड में भेज देता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो होते हैं घर में, तो उसमें भी अर्थिंग प्रोवाइड होती है। तो अर्थिंग क्या होता है? वो वायर जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, ग्राउंड के अंदर मेटेलिक प्लेट दी हुई होती है, तो वो टोटल एक्स्ट्रा चार्ज जो है, एक्स्ट्रा करंट जो है वो क्या कर देगा? पास कर देगा ग्राउंड में, ताकि अप्लायंसेस और लिविंग थिंग हार्म ना हो सके। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन